श्री माता वैष्णो देवी की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारतवर्ष की आस्था का केंद्र यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं विकास की जो गति उसको दी जा रही है और खासकर रोपवे को लेकर इस वक्त निरंतर स्वर उठते जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बलदेव राज जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे खासकर रोपवे को लेकर जो स्वर कटरा में और जो स्टेक होल्डर उनके कंसर्न उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद आपका। जैसे आपने बात की है कटरा की डेवलपमेंट की बात की और उसके साथ आपने जोड़ा कि रोपवे पे क्या है। मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं तो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी और खासतौर पे सेंट्रल सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कटरा की डेवलपमेंट के लिए मुझे सबसे बड़ा तो तोहफा मिला है, वो नेशनल हाईवे ग्रीन हाईवे मिला है। और ग्रीन हाईवे जो मिला है, आप देखेंगे कि 2 साल में दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से कटरा, ये आपको मात्र 6 घंटे लगेंगे कि आप जब कटरा में होंगे। और उसी के साथ में अगर आपको कहूँ तो मेरी जो विधानसभा है, जो विधानसभा 11 किलोमीटर जिसमें हाईवे जे आता है, उस 11 किलोमीटर का खर्चा 295 करोड़ रुपए का है। आप अंदाजा लगाइए। और उसी के साथ वहां पे जो बस स्टैंड बन रहा है, जिसको हम इंटर मॉडल स्टेशन कहते हैं, उस पे 1200 करोड़ रुपए का खर्चा है। और इसी के साथ सेंट्रल सरकार ने कटरा की गंदगी को दूर करने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपया सीवरेज के लिए दिया है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि सीवरेज का टेंडर हो चुका है, 6 महीने से टेंडर हो चुका है। L1 आने के बाद भी जो सरकार की, जहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उसकी नीयत नहीं है कि वहां सीवरेज का काम लगे। और वो उन्होंने अड़गा अड़ा के रखा है और वो टेंडर उसको लाट नहीं किया। और अल्टीमेटली वो झगड़ा जो था वो कोर्ट में चला गया, डिले टैक्टिक्स में चला गया। और मैं अगर दूसरी बात करूं, जो इंटर मॉडल स्टेशन उसका टेंडर हो चुका है और टेंडर होने के बाद L1 आ चुका है। L1 आने के बाद इंटर मॉडल स्टेशन जो है वो नेशनल हाईवे ने बनाना था, तो वहां भी स्टेट सरकार ने डंगा डगा दिया कि कटरा की डेवलपमेंट जो सेंट्रल सरकार कर रही है तो वो ना हो। और उसी के साथ में अगर कटरा की डेवलपमेंट की एक और कड़ी को आपको जोड़ूं तो वो कटरा की कड़ी ये है कि 6 तारीख को जब वंदे भारत का मुहूर्त हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां कटरा में थे। मैंने रिप्रेजेंट किया कि मुझे आप एक कॉरिडोर दीजिए, जिसमें मैंने कहा कि मेरी 3 रोडें जो है वो स्मार्ट रोड आप दे दीजिए। कटरा में पानी जो पीने का है, वहां पे हम रॉ वाटर पिलाते हैं यात्री को, मुझे पानी दे दीजिए और 24 घंटे की बिजली दे दीजिए। क्योंकि भवन पे तो बिजली है 24 घंटे की, कटरा में नहीं है, क्योंकि कटरा बेस कंपनी है। तो इसके लिए मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने वो मेरी बात पे ऊपर उसको एड्रेस किया। और एड्रेस करने के बाद वो डॉक्टर जितेंद्र जी को कहा कि आप इस पे काम करिए। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को वज़ीर डिब काम साहब कहा है कि जिसमें वो डीपीआर बन रही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये तीनों कामों के लिए 1200 करोड़ 2000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी है, जिसमें स्मार्ट रोड्स, जिसमें जब स्मार्ट रोड्स का मतलब ये है कि कॉरिडोर बने के मतलब कि उसका फसाड एक जैसा हो, कलर एक जैसा हो, सारी की सारी यूटिलिटी जो है वो अंडरग्राउंड हो। और उसी के साथ जो पानी है वो चनाब से या अंश से वहां से लाके, और ये 2000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है, मुझे लगता है कि उसमें मतलब कि आगे स्पीड बन रही है। आने वाले वक्त में जो कटरा की तस्वीर है, एक कॉरिडोर जैसे हमारे अयोध्या में जैसे आप जाते हैं, काशी विश्वनाथ में जाते हैं, उसी पैटर्न में जहाँ पे कटरा की डेवलपमेंट के रफ्तार जो है वो पकड़ेगी। और मैं दूसरी बात जो आपने रोपवे की खासतौर पे कही, रोपवे में आपको कहना चाहता हूँ कि ये रोपवे का मुद्दा जो है, ये कुछ लोगों को शंका थी कि ये कटरा के काम में फर्क पड़ेगा, ये बाहर चला जाएगा। और इसी तरीके से घोड़ा पिट्ठू वालों को भी था कि हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसकी बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊं तो ये 18 में क्या हुआ कि गौरी मुल्कानी करके एक एनजीओ थी, जो मेनका गांधी जो थी वो क्रुएल्टी पे जो काम करती हैं, तो उन्होंने एक मतलब के मुकदमा किया इनके ऊपर एनजीटी में। उस मतलब एनजीओ ने, गौरी मुल्कानी ने, एनजीटी ने फैसला कर दिया कि आप 2 महीने के अंदर अंदर वहां पे 4600 घोड़े वाले काम करते हैं, इनको फेस आउट करिए। तो वो मुंह पर नहीं था, हाथ खड़े कर दिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि जो लोग बीमार आएंगे, हैंडीकैप्स आएंगे, जो हम सामान वहां पे ले जाते हैं, तो ये बंद करने के बाद यात्रा का काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो वो कर नहीं सके। नहीं करने के बाद एनजीटी ने स्टेट गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जब जुर्माना लग गया तो वो मुकदमा जो था अपील में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, माता वैष्णो देवी मतलब श्राइन बोर्ड की तरफ से, और जो यहाँ के वो मतलब के एसोसिएशन थी घोड़ा पिट्ठू वालों की, उनकी तरफ से एक अपील जो थी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जाते ही उसको फर्स्ट इंस्टेंस में रिलीफ ये दिया कि एक कमेटी बना दी। कमेटी सिफारिश करे कि इसका हल कैसे निकल सकता है। कमेटी ने सिफारिश की
कि वहाँ पे रोपवे लगाने की जरूरत है, वहाँ पे एक्सीलेटर लगाने की जरूरत है, वहाँ पे मतलब के बैटरी कार लगाने की जरूरत है, ताकि जो लोग घोड़े पे नहीं जा सकते तो सेकंड मीन से चले जाए। और इसी तरीके को करते हुए उन्होंने कहा कि इनको आप करेंगे फेस आउट, घोड़े वालों को जब एकदम तो कर नहीं सकते, फेस आउट करेंगे। और फेस आउट तब करेंगे जब वहां पे रोपवे का काम शुरू हो जाएगा। तो फेस आउट करने में एक साल के 175 लोगों को आप फेस आउट करेंगे, मगर फेस आउट करने के साथ साथ ही आप इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। और रिहेबिलिटेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे, उस वक्त गवर्नर रूल था, व्यास जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी बाद में जो रहे, उनकी दक्षता में एक कमेटी बन गई। वो कमेटी ने जो है एक अपनी फाइंडिंग्स दे दी, मतलब रिकमेंडेशन दे दी। वो कमेटी जो थी उसमें एडवाइजर भी थे, सब लोग थे। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, वो सरकार को रिकमेंडेशन दी कि इनको एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दे और एक इनको बाकी चीजें भी दे दे, जिसमें उनको घर दे दे, इनको बाथरूम दे दे, इनको ट्रेनिंग दे दे, इनको लोन दे दे, जो भी सरकार की तरफ से हो सकता है मैक्सिमम करे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आज स्टेट गवर्नमेंट को, उस पर एक पैसे का भी काम नहीं, कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को अमल में नहीं लाया गया। और एक भी बंदे को जिनको निकाला गया वैसे निकाल दिया। इन्होंने निकाले, पिछले साल भी कुछ लोगों को निकाला, इसके पीछे भी निकाला, 3 साल हो गए निकालते हुए, इनको फेस आउट करते रहिए, मगर उन्होंने उनको फेस आउट उस पॉलिसी के तहत नहीं किया। और जो बहुत बड़ी बेइंसाफी है, और उसी बेइंसाफी को आप देख रहे हैं कि कल कटरा में एक बहुत बड़ा जुलूस था, जिसमें उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि आप रोपवे लगाइए, मगर हमें पहले रिहेबिलिटेट करिए। उनकी डिमांड थी कि हमें रिहेबिलिटेट करने के बाद आप लगाइए। और एक तो ये पहलू था। दूसरा पहलू जो पिछले साल आपने देखा कि कटरा में स्ट्राइक का जो पहलू था, वो कटरा वाले लोगों को भी लगता था कि फेस आउट मतलब के रोपवे ताराकोट जाने से कटरा की मार्केट, कटरा के कारोबार, कटरा के होटलियर्स को, कटरा के गेस्ट हाउस वालों को, कटरा की दुकानों को फर्क पड़ेगा। और दूसरा अंदेशा ये था कि ताराकोट कमर्शियल एक्टिविटी माता वैष्णो देवी वहां पे बना देगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नर महोदय हैं, उन्होंने हाई लेवल एक कमेटी बना दी, जिसकी अध्यक्षता भान साहब जो हमारे हैं वो करते हैं। और उसमें सुरेश जी एक मेंबर हैं, दीपकाम साहब हैं, उसमें सीईओ श्री माता वैष्णो देवी है। वो स्टेक होल्डर्स जो सारे थे, जिसमें उनसे वो बार बार बातें हुई हैं, जिसमें एज ए एमएलए मैंने भी बात अपनी 2 बार रखी है, बाकी लोगों ने भी रखी, और उसका हल निकालने की कोशिश की है, मगर कहीं पे कंक्लूड नहीं हो पाया। अब कंक्लूड होने का अगर मैं आपको कहूं तो वो स्थिति बन चुकी है। कटरा वालों की अब ये डिमांड है कि आप लगाइए रोपवे, मगर रोपवे लगाने के साथ साथ एक रोपवे और दे दीजिए कटरा से ताराकोट। बलदेव जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने कहा कि फेज आउट मैनर में काम हो रहा है, लेकिन रिहेबिलिटेशन उन लोगों की नहीं हो रही, आपके जरिए, क्योंकि आपका वो कार्य क्षेत्र है, कर्म भूमि है, क्या प्रयास इस सदन के माध्यम से रहेगा उन लोगों की आवाज? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी तो गवर्नर साहब का जो भाषण यहाँ पे हुआ, इस पे हर एमएलए को मौका मिलता है कि वो इस बात को रखे। मैं तो बड़े जोर शोर से कहूंगा कि रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी ये सरकार का काम है बनाना, और सरकार इस पे काम करे, और काम करने के बाद इनको रिहेबिलिटेट करे, नंबर 1। दूसरा, मैंने एक अपना रेजोल्यूशन असेंबली में दिया है, जो एक विधायक को 4 रेजोल्यूशन मिले थे। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि वो रेजोल्यूशन जो है उस पे मेरी बहस हो जाए, और सरकार को हदायत जाए कि वो नए तरीके से रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को फ्रेम करे और उस पर काम करे। और इसी तरीके से मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इस बात को उठाऊंगा, और यहाँ तक मैं एडजर्नमेंट मोशन लाने की भी कोशिश करूंगा। ये मेरा विधानसभा का मसला नहीं है, ये पूरी स्टेट से गोड़ा पिट्ठू मजदूर वहां पे काम करते हैं, और खास तौर पे ये उनकी जीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और वहां पे सिर्फ फर्क कितना है कि विधानसभा मेरी है। ये एक जो दंड लग रहा है यहाँ पे कि हम इन गरीब लोगों को मतलब का इनका हक नहीं दे रहे, मैं उनको हक दिलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि उनको उनका हक मिले।